जी बेटा, C2 और C3 साइकिल करने के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो आता है C4 साइकिल। कि कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जहाँ पर क्या होता है बेटा कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके पास रहते हैं 4 कार्बन मोलिक्यूल। और 4 कार्बन मोलिक्यूल रहने की वजह से उस पाथवे को हम नाम देते हैं C4 या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। हैच और स्लैक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इस पाथवे के बारे में बताया था और यही रीजन है कि इसको हैच स्लैक पाथवे के नाम से भी जानते हैं। हैच स्लैक पाथवे की एक सबसे खास बात, आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा, क्रेंज एनाटॉमी। क्लियर? अब चलते हैं थोड़ा सा 10th क्लास की तरह। याद करो, जब हमने 10th क्लास में किया था तो क्या किया था कि सबसे ऊपर सेल वॉल रहती है, देन उसके बाद में लीफ का स्ट्रक्चर है ना, कौन रहती है बेटा? एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के बाद में कौन आ जाता है? मीजोफिल टिश्यू आता है। और जो मीजोफिल टिश्यू रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड था। कैसे? कि जो मीजोफिल टिश्यू की कुछ सेल्स रहती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, जिसको कि हमने नाम दिया था पैलिसेड। कुछ और सेल्स रहती हैं जो कि एक दूसरे से लूज अरेंज रहती है, जिनको कि हमने नाम दिया था स्पंजी। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल टिश्यू के नाम से जानते हैं। यहाँ पर थे बंडल सेल्स, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फिलोयम। क्लियर? तो वो प्लांट्स जिसमें कि हमें C3 कैल्विन साइकिल देखने को मिलती है वहाँ पर रहती है ऐसी। लेकिन कुछ सबसे पहले एग्जांपल्स देखो, मेज, सुगरकेन, सोरगम, पैनिसम, पैनिसेटम, एट्रिप्लेक्स, एमेरेंथस और सेल्सोला। कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं वेयर मीजोफिल टिश्यू इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड। कि जो मीजोफिल टिश्यू रहता है बेटा वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं होता, यानी कि यही नहीं पता चलता कि पैलिसेड हिस्सा कौन सा है और स्पंजी हिस्सा कौन सा है। और इन लीफ में इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, इस वेस्कुलर बंडल को यहाँ पर बहुत सी सेल्स की लेयर प्रोटेक्ट करती हैं और इसको प्रोटेक्ट करने वाली लेयर्स को हम नाम देते हैं बंडल शीथ सेल्स। बेटा बंडल शीथ सेल्स होने का इनको सबसे बड़ा फायदा यही मिलता है कि ऐसे प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि बंडल शीथ के अंदर कभी भी ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी नहीं, हमेशा CO2 ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम हमेशा किसको फिक्स करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। अब क्या होता है कि जब हम बात करेंगे इस मीजोफिल टिश्यू की और इसके अलावा बंडल शीथ से, प्लांट्स में जो 2 सेल्स यानी कि जो इंटरसेलुलर सेल्स रहती हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू कनेक्ट रहती है। क्लोरोप्लास्ट जो मीजोफिल सेल्स का रहता है वो काफ़ी स्मॉल होता है। ग्रेना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर? इसके अलावा ध्यान से सुनना, मीजोफिल सेल्स का जो सबसे मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन और एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन। वो काम यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पर एंजाइम चेंज हो जाता है। कैसे? कैल्विन साइकिल में हमने उस एंजाइम का नाम पढ़ा था रुबिस्को, लेकिन हैच स्लैक पाथवे में जो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है उस एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। क्या नाम है? PEP कार्बोक्सिलेज। PE की फुल फॉर्म है ये रही, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनिशियली फिक्स करने का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स आर ए ग्रेनर। बंडल शीथ सेल यानी कि बंडल शीथ सेल्स में हमें ग्रेना देखने को नहीं मिलता, स्टार्च के ग्रेन्स वगैरह होते हैं। थाइलेकोइड्स की जब हम बात करेंगे वो एज स्ट्रोमा लेमेले भी हमें देखने को मिलता है। क्लियर बेटा? आगे कहता है कि जब हम ATP की बात करेंगे, ATP यहाँ पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। फोटोलाइसिस एंड ऑक्सीजन इवोल्यूशन आर एब्सेंट। डायरेक्ट काम होता है। बंडल शीथ सेल्स आर वेल प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ऑक्सीजन। मीजोफिल सेल्स जिस ऑक्सीजन को रिलीज करती है बंडल शीथ सेल्स उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हैं। प्रोटेक्ट क्यों करती हैं? क्योंकि ये काफ़ी सारी लेयर्स में आ जाती है। समझे इस चीज़ को? यानी कि C4 साइकिल की कुछ खास चीज़ें। मीजोफिल टिश्यू यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी।
हैच स्लैग पाथवे के नाम से जानते हैं। बंडल्स के चारों तरफ बंडल शीथ मिलती है। मीजोफिल और जो बंडल शीथ सेल्स है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, अब जब हम इन मीजोफिल टिश्यू के क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, मीजोफिल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ग्रेना थाइलेकोइड देखने को मिलेगा, बट स्टार्च नहीं होता। लाइट रिएक्शन जो होती है इन C4 प्लांट्स के अंदर जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है बेटा, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर होती है, यानी कि ऑक्सीजन जो निकलती है, क्लियर। और जो इसके अलावा जो ATP और NADPH बनती है वो मीजोफिल टिश्यू के अंदर होता है, मीजोफिल सेल्स के अंदर होता है। इतना हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन निकली वो बाहर एनवायरनमेंट में चली जाएगी, वो कभी भी बंडल शीथ सेल्स के अंदर एंटर नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारी लेयर्ड होती है। लेकिन बंडल शीथ सेल्स में ग्रेना होते ही नहीं है, बल्कि इसके पास स्टार्च ग्रेन्यूल्स वगैरह होते हैं। ATP की फॉर्मेशन यहाँ पर जो होती है वो साइक्लिकल होती है। बंडल शीथ सेल्स में ना तो वाटर टूटता ना ऑक्सीजन रिलीज होती, ये काम हो जाता है मीजोफिल में। बाकी का काम जो होएगा वो होएगा किसके अंदर, बंडल शीथ के अंदर। बंडल शीथ सेल्स के पास जो एंजाइम रहता है उसका नाम है रुबिस्को। कौन सा एंजाइम है बेटा, रुबिस्को। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब चलते हैं आगे। तो ये बता दिया कि वहाँ पर जो प्राइमरी एक्सेप्टर था CO2 का वो कौन था, रुबिस्को था कैल्विन साइकिल में। लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, यानी कि जो फिक्सेशन रहती है CO2 की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मीजोफिल सेल्स से। मीजोफिल सेल्स से कैसे स्टार्ट होती है बेटा, कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले लेता है, एक बार ध्यान से देखना, सबस्ट्रेट यानी कि वहाँ पर जुड़ रही थी RUBP के साथ रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। यहाँ पर PEP कार्बोक्सिलेज जोड़ेगा PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को। दैट मीन्स C4 प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कौन है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जब CO2 के साथ जुड़ता है इस एंजाइम की हेल्प से, तो जो सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इट इज़ द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट विच कंटेन 4 कार्बन मॉलिक्यूल, और यही कारण है कि इस टाइप की साइकिल को हम बोलते हैं C4 साइकिल। अब देखो क्या क्या चेंज होते हैं। अब जो ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनी बेटा, अब ये होगी रिड्यूस का मतलब इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, देखो अब इस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होंगे, और वो हाइड्रोजन एटम कौन देता है इसको, NADPH, डीहाइड्रोजिनेज, डी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हटाने वाला और इसके साथ जोड़ने वाला। तो जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहती है दैट विल कन्वर्ट इनटू मैलिक एसिड। किसके अंदर चेंज हो जाती है बेटा, मैलिक एसिड के अंदर चेंज हो जाती है। या फिर जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है कई बार एलेनाइन ट्रांसएमिनेज एंजाइम उसके साथ जुड़ जाता है और वो चेंज हो जाती है एस्पर्टिक एसिड प्लस में पाइरुविक एसिड। कोई सा भी फेट क्यों, क्योंकि प्लांट कई सारे होते हैं। अगर उस पौधे के अंदर मैलिक एसिड बन रही है या उस पौधे के अंदर एस्पर्टिक एसिड, इसका मतलब समझो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का इन प्लांट के अंदर 2 फेट है, या तो वो कन्वर्ट होगी मैलिक एसिड में या वो कन्वर्ट होगी एस्पर्टिक एसिड में। चाहे मैलिक एसिड बने या एस्पर्टिक एसिड बने, ये काम हुआ मीजोफिल सेल में। अब ये दोनों की दोनों उठेंगी और कहाँ पर चली जाती है, बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ और मीजोफिल को कौन कनेक्ट करता है, प्लाज्मोडेस्माटा करते हैं। जैसे ही वो बंडल शीथ सेल्स में जाएंगी मैलिक या एस्पर्टिक एसिड, दे गेट डीकार्बोक्सिलेटेड। डीकार्बोक्सिलेटेड का मतलब होता है बेटा कार्बन मॉलिक्यूल निकलेगा, लेकिन एस्पर्टिक एसिड में अमीनो ग्रुप है, यानी कि अगर मैलिक एसिड जिस प्लांट के अंदर गई उसमें कार्बन ग्रुप निकलता है, एस्पर्टिक एसिड गई तो उसमें से अमीनो ग्रुप निकलता है, और ये दोनों ही ठीक है ये कन्वर्ट हो जाती है पाइरुवेट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी चीज़ें समझ में आई। ये देखो मैलिक एसिड, अब यहाँ पर NADP प्लस आया, मैलिक एंजाइम उसको उसने कन्वर्ट कर दिया पाइरुविक एसिड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में NADPH। जिस एस्पर्टिक एसिड की हम बात कर रहे थे, अब दोबारा से पाइरुविक एसिड उसके साथ जुड़ेगी, ट्रांसएमिनेज होगा एलेनाइन और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि उसकी क्या हो रही थी, रीजनरेशन होने के लग रही थी, वो चेंज हो जाएगी PEP में। CO2 विच इज रिलीज्ड इन बंडल शीथ।
अब यहाँ पर आपको जो सबसे मेन चीज़ याद रखनी है वो सुनो। सबसे मेन चीज़ है ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये इतनी रामायण हमने किस लिए पढ़ी? इतनी रामायण हमने इसलिए पढ़ी कि बेशक से ये C4 प्लांट है, लेकिन इन C4 प्लांट को आखिर में कार्बोहाइड्रेट ही तो बनानी है, और ग्लूकोज कभी भी इस प्रोसेस के थ्रू नहीं बन सकता। ग्लूकोज हमेशा बनेगा केल्विन में। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकली, इट इज़ फिक्स्ड बाय द केल्विन साइकिल। इसको कौन फिक्स करता है? केल्विन साइकिल। इसका मतलब समझे, दो एंजाइम है, PEP और RUBP। PEP इसका प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, और जब हम RUBP की बात करेंगे, इट इज़ द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट। C3 प्लांट्स के अंदर सिर्फ एक ही एक्सेप्टर था, RUBP, प्राइमरी हो फाइनल हो, लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्टर है। सबसे पहले PEP फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाएगा, और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होने लग जाती है बेटा? फिक्स होने लग जाती है। अब देखो, जैसे वहाँ पर RUBP की रीजनरेशन होती है, यहाँ पर किसकी रीजनरेशन होनी पड़ेगी? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट की। कि पाइरूवेट और जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है वो बंडल शीथ सेल्स में बने ना। पाइरूविक एसिड, जिसको कि हम पाइरूवेट के नाम से जानते हैं, ये और जो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट है, ये बंडल शीथ सेल्स में तो रीजनरेशन हो रही। अब ये लोग वापिस से मीजोफिल सेल्स में जाएंगे। पाइरूवेट वहाँ पर जाके चेंज हो जाएगा PEP के अंदर। इसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी उसको देगी ATP, यानी कि पाइरूवेट जैसे ही मीजोफिल सेल के पास जाएगा बेटा, दैट विल कन्वर्ट इनटू PEP। अब ये PEP आगे फिर फर्दर किसी और CO2 को फिक्स करना क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है। तो ये काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। C4 की जब हम बात करेंगे तो ये दो दिखाती है। ये जो पहला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है मेसोफिल सेल के अंदर, और जो ये सेकंड है ये है किसके अंदर? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। तो देखो, जब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आई, वो सबसे पहले किसके साथ जुड़ी? फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ फिक्स हुई, और फिक्स हुई PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से बनाए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड C4 साइकिल। अब जो भी एसिड बनी, ठीक है, वो जो भी एसिड बनी वो कन्वर्ट होती है मैलिक एसिड में, और जैसे ही वो बनती है, अब वो जो एसिड रहेगी वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी बंडल शीथ सेल्स में। बंडल शीथ सेल्स में जाएंगी, वहाँ पर अब जो C4 साइकिल डी कार्बोक्सिलेशन, याद है कि कार्बन ग्रुप निकलेगा मैलिक एसिड का डीएमिनेटेड, और जब कैसे, ये देखो कि मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड, और जब मैलिक एसिड या एस्पर्टिक एसिड टूटती हैं तो उस टाइम पे यहाँ पर निकलती है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और वो लोग कन्वर्ट हो जाती है पाइरूविक एसिड में। पाइरूविक एसिड आगे फिर फिक्स होने लग जाती है। जो CO2 साइकिल रहती है, CO2 दैट विल फिक्स बाय द केल्विन साइकिल। अब पाइरूविक एसिड उठेगी और पाइरूविक एसिड वापस चल जाएगी मेसोफिल सेल में, और पाइरूविक एसिड वापस कन्वर्ट हो जाती है फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के अंदर। तो काफ़ी सिंपल है, सिर्फ हमें ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड और फिर वापस से पाइरूविक एसिड, ये 3 या 4 नाम याद रखने हैं, तो आपका काफ़ी सिंपल हो जाएगा। क्लियर बेटा? ये था हमारा C4 साइकिल, और अगर हम इसको और अच्छे से देखेंगे तो ये है C4 साइकिल है, लेकिन जिस तरह देखो, जो फोटो सिस्टम 2-1 के बिना कुछ नहीं था, C4 साइकिल C3 के बिना कुछ भी नहीं है। एस्पर्टेट, ऑक्जेलो एसिटेट, एक बार ध्यान से देखो, CO2, H2O, PEP कार्बोक्सिलेज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट को चेंज किया ऑक्जेलो एसिटेट में। एक तरफ वो एस्पर्टेट वापस से ऑक्जेलो एसिटेट में चेंज होता रहता है। मैलिक एसिड फिर से पाइरूविक एसिड, और पाइरूविक एसिड फिर से फॉस्फोइनोल पाइरूविक एसिड। तो इस साइकिल के टाइम पे जो CO2 निकलती है, इसने तो कहीं भी C6H12O6 नहीं बनाया। C3 साइकिल चल जरूर रही है, लेकिन इसने कहाँ पर कार्बोहाइड्रेट बनाया? इन प्लांट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट तो एक्चुअल में किसने बनाया? केल्विन साइकिल ने ही बनाया बेटा। तो चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, उनके लिए काम हमेशा कौन करती है? C3 साइकिल ही करती है। इतनी चीज़ें समझे। अगर अब हम बात करें यहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट की, तो क्या कहता है कि एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट जब ATP ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज होता है तो उसको 2 फॉस्फेट ग्रुप चाहिए ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स रहते हैं, ध्यान से एक बार डिफरेंस सुनना, C4 प्लांट कंज्यूम 5 ATP मॉलिक्यूल पर CO2 टू फिक्स। C3 प्लांट
कैसे? एक है C4 प्लांट और एक है C3 प्लांट। C3 प्लांट भी क्या कर रहे हैं? CO2 को फिक्स कर रहे हैं और CO2 को फिक्स करते हैं C4 भी। लेकिन एक CO2 को फिक्स करने के लिए इनको चाहिए सिर्फ 3 ATP। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए इनको चाहिए कितनी? 3 ATP, लेकिन इनको चाहिए 5 ATP। इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा कहाँ पर वेस्ट हो रही है? C4 के अंदर, कि भाई वो तो कार्बन डाइऑक्साइड को 3 ATP की ही हेल्प से कंज्यूम कर देते हैं, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए C4 प्लांट्स 5 ATP को कंज्यूम करने के लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये C4 प्लांट्स बेटा, ठीक है, जो ये C4 प्लांट्स रहते हैं, एक ग्लूकोज 1C6H12O6 एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं 30 ATP की हेल्प से, और ये बेचारे बना देते हैं 18 ATP की हेल्प से। तो प्रोसेस अच्छा कौन सा है? C3 वाला है, कि जो एनर्जी है वो वहाँ पर क्या लग रही है बेटा? कम लग रही है। कम क्यों लग रही है? ये देखो, NADPH भी यहाँ भी एनर्जी चाह रही है इसको, यहाँ भी एनर्जी चाह रही है, तभी तो इसकी कन्वर्जन हो रही है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट हुई कि अगर इन C4 के अंदर भी इस कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट ये फिक्स कर लेता तो इतनी सब साइकिल चलाने के लिए एनर्जी नहीं चाहती। ठीक है, तो एनर्जी अब ज़्यादा कहाँ लग रही है? इधर लग रही है। वही फूड वाली बात है। कैसे? कि आपने चने भिगोए, आप एक तो चने खाओ डायरेक्ट, वो डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगेंगे, लेकिन उन्हीं चनों को अगर हम कुकर के अंदर एक विसल लगा लेते हैं तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जो एनर्जी हमारी बॉडी की ज़्यादा लगी वो किसको लगी? कच्चे चने खाने में, है ना, लेकिन बॉइल्ड खाने में इतनी एनर्जी नहीं लगी। तो वही सेम केस इन C3 और C4 प्लांट्स के अंदर है, कि जब हम इन C4 प्लांट्स की बात करते हैं, ये ठीक है, इनका फ़ायदा ये है कि क्रेंज एनाटॉमी है, लेकिन फिर भी इनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए और ज़रूर, लेकिन फिर जो इनको एनर्जी चाहिए बेटा वो उन ट्रॉपिकल प्लांट्स में मिल जाती है, क्योंकि अगर नहीं मिलती तो ये लोग कभी भी नहीं कर पाते। लेकिन C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती, ऑक्सीजन बाइंड नहीं होती, फिक्स नहीं होती, लेकिन C4 प्लांट्स में फिक्स होने लग जाती है। तो यानी कि C4 प्लांट्स एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन को पूरी तरह रिलीज आउट कर देते हैं। एफिशिएंसी CO2 को ज़्यादा लेने में है ना, इनके अंदर तो ऑक्सीजन ज़्यादा होते हैं, C3 प्लांट्स उस ऑक्सीजन को ही कंज्यूम करने लग जाते हैं। ये एरिड एनवायरमेंटल कंडीशन, एक्सेस ऑफ सॉल्ट को, एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड को, ये जो C4 प्लांट्स हैं ये टॉलरेट कर लेते हैं। एंड दे आर अडेप्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड हाई रेडिएशंस। हाई टेम्परेचर और हाई रेडिएशंस में ये जो प्लांट्स रहते हैं ये क्या कर जाते हैं बेटा? अडेप्ट हो जाते हैं। क्लियर? तो ये थी और ओवर जब हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब हम आगे बात करेंगे, बस हमारा कुछ टाइम का ही अब टॉपिक बच गया, जिसमें कि एक तो आएगी कैम्प पाथवे और इसके अलावा एक आएगा प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। सिंपल है, उसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है वो हो जाएगा फिर कंप्लीट। देखो, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, अभी तक जो हम मैकेनिज्म पढ़ रहे थे जस्ट उसके अपोजिट कैसे कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि हमने C3 और C4 में पढ़ा ना, कैसे होएगा कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो C4 प्लांट जैसी ही है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। C4 प्लांट में जो काम दिन में होता है वो इनमें रात में होगा, और जो रात को होता है वो दिन में हो रही है फोटोसिंथेसिस, लेकिन कब? रात के टाइम पे। कैसे कि दिन में तो ये लोग क्या करते हैं, इनका स्टोमेटा बंद रहता है, तो दिन में तो इनके अंदर होती है बेटा फोटोसिंथेसिस, रात को ये लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और अगले दिन का वेट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने ली रात को, उसको अपने पास स्टोर रखते हैं, फिर दिन के टाइम पे ये क्या करते हैं, उस मैकेनिज्म को चलाएंगे। डबल फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेक्युलेंट, कई ऐसे पौधे रहते हैं जिनकी लीव्स या स्टेम में म्यूकस और वाटर स्टोर रहता है। क्रेसुलेशी, कैक्टस वगैरह, यूफोर्बिया की, यानी कि जो ड्राई, जैसे एलोवेरा को हम क्या बोलते हैं, सेक्युलेंट प्लांट। एलोवेरा की लीफ देखिए, म्यूकस और वाटर उसके पास क्या रहता है बेटा, स्टोर रहता है। यानी कि स्टोमेटा दिन के टाइम पे बंद रहते हैं और रात के टाइम पे खुलते हैं। तो ऐसे पौधों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कब होती है,
रात को होती है और किसके जैसी होती है, C4 प्लांट के जैसी ही होती है, बट इंस्टेड ऑफ स्पेशल सेपरेशन ऑफ पीईपी एंड फाइनल 2 स्टेप अकर इन सेम सेल। जैसे पीईपी कार्बोक्सिलेज, पीईपी कहाँ पर काम कर रहा था, मीजोफिल में, और रिबिस्को काम कर रहा था बंडल शीथ में, ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा, ये दोनों एक ही जगह काम करते हैं। ओपेंशिया, पाइनएप्पल आगे कि C4 जैसे है बट दे डू नॉट हैव क्रेंज एनाटॉमी, यानी कि बेटा इनके पास क्रेंज एनाटॉमी नहीं है बल्कि 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनिशियल फिक्सेशन आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कब हो जाती है, रात को, लेकिन वाटर को कंजर्व कर लेते हैं। अब अगले दिन उस मैकेनिज्म को वो लोग क्या करते हैं, पूरा करते हैं। एलिमेंट्री में आपको क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो कैम है वो इतनी ही मिलेगी, दूसरी बुक है एस चांद, उसमें से आपको ये करवाया जाएगा। लेकिन बस ये समझ लो इसमें कुछ खास फर्क नहीं है, जैसे हमने C4 पढ़ा वैसे ही यहाँ पर है, बस C4 में हमने ये पढ़ा कि मीजोफिल और बंडल शीथ, यहाँ पर एक ही जगह क्या होता है, ये पूरी फिक्सेशन चलती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिंसिपल और लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और इसके अलावा तीसरी रिक्वायरमेंट हम किसकी लेंगे, लाइट की, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, एक बार एक चीज़ ध्यान से सुनना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, ठीक है, और इसके अलावा कौन रहता है, वाटर। अगर ये तीनों ऑप्टिमल है तो कर रहा है, लेकिन मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है बिल्कुल कम, ये भी ज़्यादा और ये भी ज़्यादा, तो फोटोसिंथेसिस क्या करेगी, रुक जाएगी। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसका मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस की रेट को जो फैक्टर सबसे कम होता है वो कंट्रोल करता है। फोटोसिंथेसिस की रेट को जो फैक्टर सबसे कम होगा वो ही कंट्रोल करेगा। कैसे, अगर CO2 कम है, ठीक है, तो उस फोटोसिंथेसिस रुकेगी। CO2 वाटर ज़्यादा है लेकिन लाइट, मान लो दिन रोशनी नहीं आई, बारिश हो रही है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होएगी उस दिन, कम होएगी। पानी नहीं मिलेगा पौधे को तो ऑलरेडी, यानी कि इस चीज़ से मतलब समझे, लिमिटिंग फैक्टर, फैक्टर विच इज डेफिशिएंट टू सच एन एक्सटेंट दैट द इंक्रीज इन इट्स मैग्नीट्यूड डायरेक्ट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर कि अगर उसकी डेफिशिएंसी है और वो वापस से इंक्रीज होने लग जाए तो फिर से जो रेट है वो इंक्रीज होने लग जाता है। जैसे कि ये, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जाएगी प्रोसेस जो क्या करेगा, वापस से जाने लग जाता है ज़्यादा। क्लियर बेटा। और जो ये लॉ था, दिस वॉज गिवन बाय ब्लैकमैन इन 1905, जिसको कि उसने नाम दिया था प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। देखो, व्हेन ए प्रोसेस इज कंडीशन, यानी कि जब एक प्रोसेस होता है, इट इज़ रैपिडिटी बाय ए नंबर ऑफ, तो वो सिर्फ एक अकेला फैक्टर नहीं होता जो उसको कंट्रोल करता है, उसकी रेट को कई सारे फैक्टर कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर उन फैक्टर में से कोई एक चीज़ भी कम हो गई तो वो डायरेक्ट उसको क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। कैसे कि उसने यही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का बताया। उसने क्या किया था, इफेक्ट ऑफ CO2 लाइट एंड टेम्परेचर, CO2 लाइट और टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस पे क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को स्टडी किया। जब उसने इन तीनों को ऑप्टिमम रखा, यानी कि ना किसी को ज़्यादा किया ना किसी को कम किया, कैसे कि 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया, इतनी उसने कार्बन डाइऑक्साइड दी, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होती रही। लेकिन जब उसने लाइट नहीं दी, 3 चीज़ें ली, अब 3 में से 2 तो दे दी लेकिन उसने लाइट नहीं दी, तो क्या देखा, फोटोसिंथेसिस हुई नहीं। क्या हुआ बेटा, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई बल्कि CO2 निकलने लग गई, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब होने लग गई। अब उसने क्या किया, दूसरे स्टेप में जो उसने लाइट की इंटेंसिटी दे दी तो फोटोसिंथेसिस हो रही थी। 3 में से जब एक चीज़ नहीं दी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, लेकिन जब लाइट की इंटेंसिटी दी तो हो गई। लेकिन जब उसने लाइट की रेट इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हुई, लेकिन सिर्फ एक हद तक। उसके बाद जाके वो क्या हो गई, वहाँ पर जाके रुक गई। यानी कि एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पर जब लाइट की इंटेंसिटी लिमिटिंग थी, लेकिन जब उसको ज़्यादा मिल गई
और अगर बाई चांस कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर बन गया। यानी कि जब भी कोई प्रोसेस होएगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कम होएगी वो ही उसके रेट को क्या करेगी बेटा, कंट्रोल कर लेती है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्लियर, ये इतना सही है। अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के रेट को कंट्रोल करते हैं। ऑब्वियस ही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा देखो, अगर कोई चीज़ बिल्कुल कम है तो भी नहीं होगा, ज़्यादा है तो भी नहीं होगा, यानी कि अगर वो ऑप्टिमम है तो ही होता है। एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी होती है, 0.36%, 0.36% है, ठीक है। अब C3 के लिए उसकी लिमिटिंग अमाउंट अलग होती है और जो C4 प्लांट्स रहते हैं उनके लिए अलग होती है। एक ऐसा स्टेप, शाम के टाइम पे एक ऐसा स्टेप आता होगा जहाँ पर हम देखते हैं जो CO2 का लेवल है और O2 का लेवल है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जो CO2 फिक्स होती है इट इक्वल टू CO2 इन द रेस्पिरेशन, और इसी को हम बोलते हैं बेटा कंपनसेशन पॉइंट। लाइट की इंटेंसिटी, सन और शेड प्लांट्स पड़े थे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के रेट को, क्वालिटी ऑप्टिमम कितनी है, 400 से 700, या तो बिल्कुल 700 से ज़्यादा दे दो या 400 से कम दे दो, वो ऑब्वियस ही बात है वो क्या कर जाएगी, रुक जाती है। कितनी देर के लिए लाइट मिल रही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑक्सीजन, वाटर, ये सारी की सारी वो चीज़ें रहती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को बाहर से, और इंटरनली एज की लीफ एज्ड हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कम होगी, क्लोरोफिल कम है तो भी फोटोसिंथेसिस कम, हार्मोन्स भी चाहिए फोटोसिंथेसिस के, लीफ की एनाटॉमी भी चाहिए, और क्या एंड प्रोडक्ट बन रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें रहती हैं जो कि बेटा फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करती। क्लियर, तो अब हमारा जो ये चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट से हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स।